फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग मॉडल। ठीक है, इसका मॉडल क्या रहता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके कितने स्टेप्स होते हैं, इन सबको हम आज की क्लास में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, अगर आपने हमारी पहले वाली टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नहीं देखी है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर जब चेक करेंगे तो आपको वहां पर 12 to 13 क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो आप वहां से पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, वो सारी की सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल भी रहेंगी। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते और स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। सबसे पहले, क्योंकि हम आज टीचिंग मॉडल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए टीचिंग मॉडल की क्या डेफिनेशन होती है, किसने टीचिंग मॉडल की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जॉइस एंड वेल के अनुसार, ये कोई साइकोलॉजिस्ट रहे होंगे, जॉइस एंड वेल, इनके अनुसार 1972 में इन्होंने टीचिंग मॉडल की क्या दी, एक परिभाषा दी। अब यहाँ पर जो मतलब लिखा हुआ है, टीचिंग मॉडल एक पद्धति या योजना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टीचिंग मॉडल क्या है, एक प्लान होता है। ठीक है, योजना का मतलब क्या है, एक प्लान है, जिसे हम पढ़ाने से पहले कुछ प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही आपका टीचिंग मॉडल क्या है, एक या तो एक विधि होती है, पद्धति होती है, या फिर एक क्या है, प्लान है। इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज पाठ्यक्रम का निर्माण करने में, जैसे आप करिकुलम बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो हम टीचिंग मॉडल का यूज क्यों करेंगे, करिकुलम को बनाने में इसका यूज करेंगे। साथ साथ इसका प्रयोग जो है अनुदेशन सामग्री, यानी कि जैसे आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स होती हैं, उसको बनाने में, ठीक है, कक्षा और अन्य वातावरण में अनुदेशन को निर्देश करने में किया जाता है। और इसका यूज किसमें किया जाएगा, जैसे आपका क्लासरूम होता है और अदर एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, वहां पर जब आपको बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, तो उन सब में किसका यूज करेंगे, हम टीचिंग मॉडल का यूज करेंगे। यही क्या होता है, आपका एक टीचिंग मॉडल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स थोड़ा सा टफ है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या लिखा, टीचिंग मॉडल क्या हमारे पास में एक प्लान होता है, जिसका यूज हम किसमें करते हैं, करिकुलम का निर्माण करने में करते हैं, अनुदेशन सामग्री निर्मित करने में करते हैं। और साथ साथ जैसे हमारा क्लासरूम होता है, क्लासरूम के साथ साथ क्लासरूम के जो मतलब एनवायरनमेंट है, उसको निर्देशन करने में क्या किया जाता है, टीचिंग मॉडल का यूज किया जाता है। इसके बाद है इस, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी अलग से लिख दिया था, करिकुलम बनाने में जैसे आप बच्चे को और ओवरऑल क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे आप उससे डिजाइन करने वाले हैं, वो सब किस में आता है, करिकुलम में आएगा। इसके बाद क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, जैसे आप क्या स्किल सिखा रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए, क्या आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, टीचिंग एड्स क्या है आपके, टीचिंग मटेरियल क्या है, ये सब किस में आता है, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में आता है। तो यहाँ पर स्किल सिखाएंगे, ये सब पॉइंट इसमें आएगा। इन सभी के निर्माण में टीचिंग मॉडल में एक टीचिंग मॉडल क्या करता है, एक हमें योजना प्रदान करता है। यानी कि इन सभी जितने भी हम जैसे करिकुलम बनाएंगे, क्लासरूम को इंस्ट्रक्शन देंगे, इन सभी कामों के निर्माण में हमें टीचिंग मॉडल एक तरीके का प्लान प्रदान करता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर ये क्या है, टीचिंग मॉडल की परिभाषा थी, या फिर हम इसका अर्थ लगा सकते हैं कि टीचिंग मॉडल सिंपली भाषा में क्या हो सकता है। सिंपली वी कैन से दैट, कि हम बहुत साधारण शब्दों में अगर कहें कि जैसे हमारा जो टीचिंग करने का तरीका है वो क्या होगा, हमारे प्लान क्या होंगे, प्लान जो हमारे अकॉर्डिंग टू क्लासरूम और करिकुलम क्या रहने वाले हैं, तो वो क्या आपका टीचिंग मॉडल है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो इसकी ये डेफिनेशन रहेगी कि हमारा क्लासरूम और करिकुलम के अकॉर्डिंग हमारा क्या प्लान रहने वाला है, हमारा टीचिंग करने का क्या तरीका रहने वाला है, वो सब किस में आएगा, आपके टीचिंग मॉडल में रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि टीचिंग मॉडल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं रहती हैं। तो शिक्षण, अगर हम मॉडल की बात करें, हिंदी में हम इसे शिक्षण प्रतिमान के नाम से जानते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो शिक्षण प्रतिमान की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग मॉडल की। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक टीचिंग मॉडल लक्ष्य केंद्रित होता है। यानी कि हमारे जो टीचिंग, जितने भी टाइप के टीचिंग मॉडल होंगे वो सब क्या होंगे, एक तरीके के गोल डायरेक्टेड होते हैं। यानी कि उनका कोई ना कोई गोल होगा। जैसे मान लो हम क्लास देख रहे हैं तो उसके पीछे हमारा भी कोई ना कोई गोल है, हमारा कोई ना कोई लक्ष्य है, तभी हम इस क्लास को देख रहे हैं, तभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही एक टीचर जब पढ़ाता है, जब वो टीचिंग मॉडल को तैयार करता है,
तो उसके पीछे भी क्या होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया था ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। जैसे क्लास 3, मान लो आपके पास में क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, आपको किसी भी क्लास के लिए कोई प्लान बनाना है तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई टारगेट होगा, तभी आप उस क्लास के लिए क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि टीचिंग मॉडल जो है वो कैसे होते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं, गोल फोकस्ड होते हैं, हमारा कोई ना कोई उसके लिए लक्ष्य होता है। ठीक है, आ गया ये पॉइंट समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक टीचिंग मॉडल किसी न किसी सत्यापित सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी टीचिंग मॉडल हैं वो किस पर बेस होंगे, वेरीफाइड प्रिंसिपल पर बेस होंगे, यानी कि उनका कोई ना कोई सिद्धांत होगा। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, जैसे अब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो वो बुक भी किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस होती है। जैसे मान लो आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, वहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप नैतिक मूल्यों की बुक सीखेंगे, पढ़ेंगे, वहां से आपको अलग सीखने को मिलेगा। आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल अलग होगा। पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे, उसका प्रिंसिपल अलग होगा। तो उसी तरीके से जो आपका टीचिंग मॉडल है वो भी क्या है, अलग अलग प्रिंसिपल पर आधारित होता है। हर बुक का अपना अपना प्रिंसिपल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, जब भी किसी टीचिंग मॉडल को हम यूज कर रहे हैं वह किस पर बेस होगा, हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल पर बेस होगा। जैसे प्रिंसिपल में ये भी आ सकता है, जैसे आप मान लो पढ़ा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप टीचिंग को कैसे लेकर जाएंगे। इजी टू डिफिकल्ट होगी आपकी टीचिंग, या फिर डिफिकल्ट से इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, तो ये सारे क्या आपके प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आपको पता होगा टीचिंग किस तरीके से होती है, इजी टू डिफिकल्टी रहती है। हम पहले इजी चीजों को पढ़ते हैं, बाद में उसका लेवल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल होते हैं। तो टीचिंग मॉडल क्या होता है, किस पर बेस होता है, एक वेरीफाइड प्रिंसिपल पर बेस होता है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रत्येक टीचिंग मॉडल में क्रमबद्ध सोपान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ना सिस्टमेटिक वे होगा, एक हायरार्किकल वे होगा। ठीक है, स्टेप वाइज होगी टीचिंग। तो प्रत्येक टीचिंग मॉडल क्या है, एक क्रमबद्ध सोपान होगा जिसे क्या किया जा सकता है, हूबहू दोहराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ईच टीचिंग मॉडल हैज हायरार्किकल स्टेप्स दैट कैन बी प्रिसाइसली रिपीटेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, उसको हम दोहरा सकते हैं उन स्टेप्स को। तो हमेशा टीचिंग मॉडल को यूज करते समय हमारे पास क्या होंगे, कोई ना कोई स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और ये स्टेप्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे, एक सिस्टमेटिक वे में होंगे, और उसे हम क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टीचिंग मॉडल में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये ना आपसे ऐसे ऑप्शंस बनाकर पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें से टीचिंग मॉडल की कौन सी परिभाषा नहीं है, या इसमें से टीचिंग मॉडल की परिभाषा कौन सी है। तो अगर मान लो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो आप इन्हें टिक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको आप बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है और एग्जाम में जब आते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या टिक करना है। तो आप इसको पहले ध्यान से सुनिए, फिर बाद में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, वहां से आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि टीचिंग मॉडल द्वारा विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाता है। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है, जैसे मान लो हमें कोई गोल अचीव करना है तो टीचिंग मॉडल जो है वो हमारे लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करता है। ठीक है, टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या फिर यानी कि हमें जो हमारे विशेष प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन तक पहुंचने में हमारी क्या करते हैं, टीचिंग मॉडल हेल्प करते हैं। टीचिंग मॉडल हर टीचर का अलग अलग हो सकता है। जैसे आप मान लो मेरा टीचिंग मॉडल अलग हो सकता है, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं उनका टीचिंग मॉडल अलग हो सकता है, या आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका टीचिंग मॉडल अलग हो सकता है, वहीं दूसरे टीचर का टीचिंग मॉडल अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो उसी तरीके से उनके मॉडल्स भी अलग अलग है। जैसे मान लो कई आप या तो क्लास में बिहेवियरिज्म पर बेस्ड करके पढ़ाएंगे, कुछ टीचर होंगे जो कॉग्निटिविज्म पर बेस तरीके से पढ़ाएंगे। तो सबके अपने अपने क्या होते हैं, पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, या टीचिंग मॉडल होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एम के आधार पर ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अब हमें क्या पता होगा, हमारे जो एम्स क्या है उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, जितने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने की क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, आ गया यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ गए आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
प्रत्येक टीचिंग मॉडल में शिक्षक और छात्रों के कार्य और उत्तरदायित्व को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। यानी कि जितने भी टीचिंग मॉडल होंगे वहां पर टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, साथ साथ उसमें स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, उन सबको क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर डिटरमाइन होगा, आपको पता है, क्योंकि एक टीचर क्या करेगा, क्लास में पढ़ाएगा, स्टूडेंट तो नहीं पढ़ा सकता, तो इसलिए उनकी और स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो वहां बैठकर क्या करे, उन्हें सीखे, पढ़े, ठीक है, वहां से कुछ ना कुछ नॉलेज ले। तो यहाँ पर दोनों की ही क्या होगी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके कार्य होते हैं। तो यहाँ पर इन ईच टीचिंग मॉडल the task and responsibilities of the teacher and students are determined। यानी कि टीचिंग मॉडल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टीचर की और स्टूडेंट्स की, वो क्या होंगी, डिटरमाइंड होंगी। ठीक है, ये मैंने आपको भी समझा भी दिया है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद जैसे अभी इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी वह कैसी होती है, टीचर और स्टूडेंट की अलग अलग होती है। अभी एग्जांपल देकर भी मैंने समझाया था। तो दोनों के टास्क अलग होंगे, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे मेरा टीचिंग मॉडल अगर बिहेवियरिज्म पर बेस है तो स्टूडेंट के टास्क भी डिफरेंट होंगे। इसका हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने टीचिंग मॉडल जो है वो बिहेवियरिज्म पर बनाया है, तो जो स्टूडेंट्स होंगे वहां पर उनके टास्क, उनके जो काम है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसी तरीके से मान लो मैंने अगर टीचिंग मॉडल कॉग्निटिविज्म पर बनाया है तो वहां पर उनके टास्क अलग होंगे, क्योंकि मैं उन्हें उस तरीके का काम प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका टीचिंग मॉडल जो है, जैसे प्रिंसिपल जो बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग उनके वर्क, उनके टास्क वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्रत्येक टीचिंग मॉडल की अपनी विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली होती है। जितने भी टीचिंग मॉडल है, आपने जिस भी तरीके से पढ़ाया, आप बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हर टीचर का अपना अलग अलग, अपना एक ही इवेल्युएशन मेथड हो। सभी के इवेल्युएशन करने के मेथड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और बहुत डिफरेंट काइंड के इवेल्युएशन होते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इवेल्युएशन कर रहे हैं, पेन पेपर बेस्ड इवेल्युएशन है, एक्टिविटी बेस्ड है। जैसा आपका टीचिंग मॉडल रहेगा वैसे ही आपका इवेल्युएशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट था आपका, प्रत्येक टीचिंग मॉडल की अपनी क्या होती है, विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली होती है, यानी कि उनका अपना अलग अलग क्या होगा, यहाँ पर इवेल्युएशन मेथड होगा। इवेल्युएशन में आपका पेन पेपर बेस हो सकता है, एक्टिविटी बेस हो सकता है। ठीक है, ये सभी मॉडल पर आपके मतलब डिपेंड करने वाला है कि आपका टीचिंग मॉडल कैसा था। यहां तक के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षण प्रतिमान के कार्य क्या क्या है, यानी कि टीचिंग मॉडल के क्या क्या वर्क रहने वाले हैं, टीचिंग मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे यहाँ पर टीचिंग में। ठीक है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है ये, और इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। तो अब यहाँ पर लिखा है शिक्षण प्रतिमान के कार्य, यानी कि टीचिंग मॉडल के क्या वर्क हैं और टीचिंग मॉडल की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षण नीतियों का चयन व प्रयोग स्ट्रेटेजी को सेट करने में यूज किया जाता है। जैसे आपकी जो स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, आप उन्हें कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये सब किस में आता है, शिक्षण प्रतिमान के कार्य में आता है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उन्हें किस तरीके से सिलेक्ट करना है, उनका यूज कैसे करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षण की क्रियाओं को निर्देशित करने में, जैसे मान लो आप पढ़ा रहे हैं तो कौन से इंस्ट्रक्शनल एड्स आपने यूज किए, क्या आपका कौन से निर्देशित दिए हैं, क्या आपके निर्देश रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो सब क्या है, शिक्षण मॉडल के कार्य हैं। उसके अलावा आपने क्या टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल है वो क्या सिलेक्ट किया है, अनुदेशन सामग्री क्या सिलेक्ट की है। इसके अलावा करिकुलम का निर्माण करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको करिकुलम बनाना है तो टीचिंग मॉडल उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको अपनी लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, बहुत ज्यादा सहायक बनाना है, जिससे कि सामने वाले को आप बहुत आसानी से समझा सकें, तो वो किसमें आएगा, आपके इफेक्टिव लर्निंग में आता है, प्रभावी अधिगम में आता है। ठीक है, आपका अधिगम कैसा होगा, वहां पर बहुत प्रभावी रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर लिखा है मैंने,
शिक्षक की कार्यकुशलता, जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपकी इसमें क्या बढ़ा देगा, वो स्किल्स बढ़ाएगा, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में जो आपके टीचिंग मॉडल है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपकी शिक्षण क्रिया है उसको निर्देशित करने में हेल्प करता है, आपके TLM में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको करिकुलम बनाने में हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग को लर्निंग बनाने में मतलब इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती है इससे। तो ये क्या है, शिक्षण प्रतिमान यानी कि टीचिंग मॉडल के क्या है, ये कार्य है। ठीक है, यहां तक का आ गया समझ में आपको। इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। अब हम पढ़ लेते हैं टीचिंग मॉडल के क्या क्या तत्व हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 टाइप के कंपोनेंट्स लिखे हैं, तो इनके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा गया है, सबसे पहले क्या आएगा, उद्देश्य आएगा। तो टीचिंग मॉडल का कोई ना कोई क्या होगा, यहाँ पर उद्देश्य होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर क्या है, सिंटेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंटेक्स होगा। इसके बाद एक सोशल सिस्टम होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन होगा और साथ साथ कोई सपोर्टिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या कॉम्पोनेंट्स हैं, इनके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है उद्देश्य यानी कि फोकस। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि हमारे शिक्षण प्रतिमान का जो केंद्र क्या है, सेंट्रल एक्सेप्ट ऑफ मॉडल क्या है, हमने जो टीचिंग मॉडल बनाया है उसके उद्देश्य क्या है, हमारे यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पर क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, वो सब किस में आ जाएगा, उद्देश्य में आएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रतिमान विशेष क्षमताओं का विकास करता है, यानी कि जो भी मॉडल हम बनाएंगे वो क्या करेगा, अलग से हमारी एबिलिटीज को बढ़ाएगा, हमारी क्षमताओं का विकास करने में सहायता करेगा। इसीलिए जो मॉडल होते हैं उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य कैसे होंगे, विशिष्ट होंगे, स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, तो ईच मॉडल डेवलप एबिलिटीज, सो ईच मॉडल हैज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो हर मॉडल के क्या होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्प करता है हमारी क्षमताओं को विकसित करने में, इसलिए इसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या, इसका फोकस होगा, इसका उद्देश्य होगा। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, संरचना। ठीक है, ये क्लास आपकी वैसे ज्यादा लेंथी भी नहीं रहेगी, बट यूजफुल बहुत है ये क्लास आपके लिए। ठीक है, तो इसको देख लेना। तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है संरचना। संरचना का मतलब होता है सिंटेक्स। प्रतिमान के शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले चरणों का क्या है, क्रमबद्ध विवरण है। तो प्रतिमान के शिक्षण की क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया है, उसमें यूज होने वाले चरणों का क्या है, मतलब हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन होता है, स्टेप्स होते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमारा आगे का प्रोसीजर रहने वाला है। और यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों की अंतः क्रियाओं का प्रारूप रहता है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट में किसका रोल ज्यादा होगा, ये सब किस में आएगा, आपके सिंटेक्स में रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है टीचर का जो रोल है वो स्टूडेंट से हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि टीचर को बच्चों को पढ़ाना होता है। तो शिक्षक और विद्यार्थियों की अंतः क्रियाओं का क्या करता है, ये प्रारूप होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रत्येक प्रतिमान की संरचना उद्देश्य के अनुसार क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्रत्येक मॉडल जो है उसकी संरचना, जैसे मान लो हमारा जो उद्देश्य रहेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके आधार पर क्या रहेंगे, सबके उद्देश्य अलग अलग रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके से रहने वाले हमारे उद्देश्य। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमारा क्या होगा, मॉडल रहने वाला है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, जिसका नाम है सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम आपको पता है, यहाँ पर कक्षा क्या होती है, एक लघु समाज का रूप है। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम। कक्षा क्या होती है, एक लघु समाज का रूप होती है, यानी कि आपको पता है अलग एक क्लासरूम में अलग अलग टाइप्स के बच्चे होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, एक सोशल प्राणी बनाने में भी हेल्प करते हैं, समाज का एक अंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कक्षा क्या है, क्लास इज अ फॉर्म ऑफ स्मॉल सोसाइटी। क्लास क्या होती है, एक हमारा जो समाज है उसका एक छोटा रूप कह सकते हैं हम। टीचर और स्टूडेंट की क्या भूमिका रहती है, टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन है, ये सब किस में आता है, सोशल सिस्टम में आता है। क्योंकि यहीं पर ये आपको पता है टीचर का जैसा नेचर होगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अगर टीचर डेमोक्रेटिक है तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर टीचर डिक्टेटरशिप करता है तो बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होगी, उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, जो टीचर होगा वो सिर्फ अपने मेथड्स जो बच्चों पर थोपता रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, सोशल सिस्टम में आता है ये सब। टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन जो है, यानी कि टीचर कैसा रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, ऑटोक्रेटिक रहेगा, आपसे रिलेशन कैसे हैं, ये सब किसमें है, सोशल सिस्टम का पार्ट है।
शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका और दायित्व, यहाँ पर टीचर की क्या रोल है, साथ साथ स्टूडेंट का क्या रोल है, ये सब इसमें रहेगा। अब टीचर किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करता है, मोटिवेशन की प्रक्रियाएं क्या है, ठीक है, मोटिवेशनल टेक्निक्स क्या है, जिससे जो स्टूडेंट है वो अच्छे से सीख पाए, उसे हम प्रेरित कर सके, ये सब किसका हिस्सा रहेंगे, सोशल सिस्टम में रहेंगे ये, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद अगर हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, सहायक तंत्र की बात करते हैं, तो सहायक तंत्र अध्यापक को प्रतिमान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, यानी कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो टीचर को, मॉडल को क्या करने में हेल्प करता है, प्रभावी बनाने में, उसको अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट कर सके, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता करता है, ठीक है। क्लासरूम में क्या सिचुएशंस है उन सब में हेल्प करेगा। मॉडल का प्रयोग करने के लिए अध्यापक के विशिष्ट कौशल और योग्यताओं का उल्लेख होगा यहाँ पर, जैसे टीचर है, टीचर के क्या कौशल है, क्या स्किल्स है, क्या एबिलिटीज हैं, उन सब में यहाँ पर मॉडल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है टीचिंग टूल्स, मटेरियल्स, रीडिंग मटेरियल्स। तो स्पोर्ट्स सिस्टम में क्या आ जाता है, स्पोर्ट्स सिस्टम में ये सारी बातें भी आती है, क्योंकि भी टीचिंग की सहायक सामग्री होती है, जैसे आपके टीचिंग टूल्स क्या, आपके पास क्या मटेरियल्स, आपके पास क्या बुक्स है, रीडिंग मटेरियल्स क्या है, ये सारी बातें क्या करती है, टीचिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, आपके टीचिंग के कंपोनेंट्स थे। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम, तो यहां पर मैंने लिखा है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत शिक्षक को यह बताता है कि स्टूडेंट के व्यवहार का सम्मान कैसे किया जाता है, विद्यार्थी जो करता है वह उसका जवाब कैसे देगा। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है, आपका कैसा रिएक्शन होगा, यानी कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के व्यवहार का सम्मान आप कैसे करेंगे, मान लो बच्चे ने कुछ पूछा है, तो आपको उसका जवाब जो है वो किस तरीके से देना है, जिससे कि बच्चे को डिमोटिवेट फील भी ना हो, या फिर उसको हेजिटेशन भी ना हो पूछने में। तो हमें उसके व्यवहार का सम्मान कैसे करना है, ये कौन सिखाता है, हमें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन सिखाता है। विद्यार्थी जो भी करता है उसका जवाब कैसे देना है, ठीक है। शिक्षक नियमों को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों की अनुक्रिया का कैसे संचालन करेगा, यानी कि उनका ध्यान, उनको एक सेंटर में रखकर फॉलो अप करना, यानी कि उसने क्या गलतियां की, उसकी क्या एरर्स है, उनके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, एक्टिविटीज को कैसे करा सकते हैं, ये सब किस में आएगा, लास्ट पॉइंट में फॉलो अप करने में आ जाएगा, ठीक है। और चाइल्ड सेंटर्ड होगा हमारा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो थे वो आपकी आज की क्लास के हो गए हैं खत्म। तो अभी मैंने सारे 5 कंपोनेंट आपको पढ़ा दिए हैं। टीचिंग मॉडल के क्या क्या कंपोनेंट रहने वाले हैं, फोकस हमने पढ़ा है, फोकस के बाद सिंटेक्स पढ़ा है, ठीक है। सिंटेक्स के बाद मैंने आपको बताया सोशल सिस्टम, फिर सपोर्ट सिस्टम, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो ये पांचों के पांचों क्या थे, टीचिंग मॉडल के हमारे पास में कंपोनेंट थे। इसके अलावा हमने यहाँ पर टीचिंग मॉडल के वर्क पढ़े हैं, जिसमें मैंने बताया स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करता है, करिकुलम बनाने में, इफेक्टिव लर्निंग में हेल्प करता है, टीचर की कार्यकुशलता को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है, वर्क थे या इंपॉर्टेंस थी। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई है, और डेफिनेशन के साथ साथ हमने पढ़ी है यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग मॉडल की, ठीक है। तो ये मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल भी रही होगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा हमें देखने में टफ लगता है, बट वैसे आपका बहुत ईजी है। जब आप इसको पढ़ लेंगे और इसके बाद जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद आपको ये बहुत ही ज्यादा ईजी लगने लगेगा। तो आप इस क्लास को देख लेना, क्लास को मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और क्लास को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको देखने को मिलेंगी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास, वो आपके DSSB में, TGT, PGT, PRT, चंडीगढ़ का एग्जाम होगा, सभी में इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी में इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।